बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोफिशिएंट हैं 1 -1 वो कांस्टेंट हैं और जो y डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी पावर भी 1 है और यहाँ पर उसकी जो डेरिवेटिव है सेकंड डेरिवेटिव, तो उसमें किसी और डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई या y का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि दो पार्ट में करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और यानी जनरल वैल्यू आ जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, जिसको हमें फाइंड करना है यानी सॉल्व करना है। तो अगर हम सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी नोटेशन में लिख दें, क्योंकि जो डी ओवर डी एक्स होता है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, मींस डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई से डिनोट करेंगे। ऐसे ही वाई का दो बार डिफ्रेंसिएशन यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो तो हम इसको डी स्क्वायर वाई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कि सेकंड डेरिवेटिव ही है, तो इस गिवन इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स ई टू द पावर एक्स। यहाँ पर हम दोनों टर्म्स में y को राइट हैंड साइड में बाहर ले देंगे, लिख लेंगे। इसको राइट हैंड साइड में ही लिखना चाहिए हमको, क्योंकि ये ऑपरेटर है। इस y को हम इधर कॉमन सिंपली लेफ़्ट में नहीं लिख सकते। तो जैसे कि भी बोला था कि हमें इसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड करना है तो हमें एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से ये मिलता है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन, इट्स एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग होता है। एक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडियरी इक्वेशन, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो y का जो कोफिशिएंट होता है, d का फंक्शन होता है, वहाँ d की जगह पर m करना होता है और यहाँ पर m की हमें वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन से, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 पावर का है, तो 2 वैल्यू m की मिलेंगी और उन वैल्यू को निकाल सकते हैं इस तरीके से। 1 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो m इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। इसकी 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, या तो हम फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, या इस तरीके से सॉल्व करके कुल मिला के m की 2 वैल्यू निकालना है, -1 और +1 2 वैल्यू आ गई। m की वैल्यू जब मिल जाती है तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो m की इस वैल्यू के लिए आ जाएगा कोई भी कांस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं, a कैपिटल B लिख सकते हैं, या फिर c1 और c2 यूज़ कर सकते हैं। तो हमें c1 का यूज़ कर रहे हैं। c1 e टू द पावर m की जो वैल्यू है वो लिखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। फिर m की दूसरी जो वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग यानी 1 है ये प्लस का, उसके अकॉर्डिंग ये लिखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे और वहाँ पर m की वैल्यू में x से मल्टीप्लाई कर दी जैसे कि पहली वैल्यू से। यानी इसको सिंपली हमें इस तरीके से लिखना चाहिए था, c1 e टू द पावर x और प्लस c2 e टू द पावर x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद यहाँ पर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है, जिसको निकालने का तरीका है 1/, में लिख देते हैं, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका था। y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है यानी d स्क्वायर -1 वो लिखेंगे और जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसको लिखेंगे, जो कि 4 टाइम्स x e की पावर x है। इसको हम लोगों ने लिख दिया। तो अब हमें कुछ कैलकुलेशन, इसको या तो हम फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन में बदल लें, या हम इसको जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक फार्मूला जिसका हम यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं वो ये है 1/fd, यहाँ पर लिखा हो e टू द पावर ax और v यानी x को कोई फंक्शन हो, तो ये फार्मूला होता है शॉर्टकट कि e टू द पावर ax को ऑपरेटर से बात ले लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर भी d नज़र आए वहाँ पर d + a कर देंगे और ये फंक्शन v जो x का है उस पर ये फंक्शन ये जो है ऑपरेट होके वैल्यू तब निकल पाएगी। तो इसको 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को एक फंक्शन में बदल सकते हैं। यहाँ पर 2 फंक्शन x और e टू द पावर x हैं। 4 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं
और हम इसको बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए हुए फैक्टर किए हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको 4 को पहले तो बाहर ले लें, कांस्टेंट है इसलिए, यानी इसमें हमने कुछ भी नहीं करना। फिर ये d² - 1 और x e⁻s, इसमें जो अभी हमने फार्मूला बताया था वो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 नज़र आ रहा है। अगर हम एक ही बार x को यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले लिखते हैं तो 1/, जहाँ पर भी d नज़र आएगा वहाँ पर आप d + x का कोफिशिएंट जो कि 1 है उसको लिख देंगे। स्क्वायर था d का तो स्क्वायर कर देंगे, -1 लिखा है तो वो लिख देंगे, और सिर्फ यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन x बचा है वो ही लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। उसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमें मिलेगी ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई 4 टाइम्स e⁻x। और यहाँ पर हम जब d + 1 का होल अब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है d² + 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का दोनों के इंटू का ट्वाइस यानी 2d आ जाएगा। -1 पहले से चल रहा था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, 1 + माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको d की पावर को लिखें, यानी पहले तो हम 2d लिखेंगे और उसके बाद प्लस का d² लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल होता है यानी x हो, x की पावर हो, कुछ टर्म हो, तो यहाँ पर बाइनोमियल बनाना होता है इसको। तो बाइनोमियल बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो d की कम पावर या कांस्टेंट को लिखते हैं, उसके बाद जो भी यहाँ पर टर्म मौजूद हो आप उसको बाहर ले लें, यानी कॉमन जिसे हम लोग कह देते हैं। तो 1 बचेगा, या पूरा बाहर ले लिया। यहाँ पर चूँकि ये था नहीं, 2 पावर थी एक बाहर निकल गई, d की 1 पावर बचेगी। यहाँ पर 2 नहीं था तो 2/में हो जाएगा, क्यों बाहर लिखने का मतलब हमने डिवाइड कर दिया इसको। अब इसमें 4 तो कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये तो 2 आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही जो हम लोग अगले स्टेप में देख रहे हैं। 2 ये वाला बचा हुआ था e⁻x और 1/d, ये तो इधर रहने थे। इसमें देख रहे हैं इस ब्रैकेट की पावर नहीं लिखी तो 1 होगी, और जब उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, जो इस x पर ऑपरेट होनी है, जो फंक्शन है हमारा ये 2 e⁻x। यहाँ 1/d भी ऑपरेटर है, लेकिन इसको हम जब इसे सॉल्व करेंगे तब ऑपरेट करेंगे, और यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। 2 टर्म होते हैं उसकी पावर है, तो उसका फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि 1 + x की पावर n होता है, तो बाइनोमियल होता है 1 + nx + n(n-1) अपन फैक्टोरियल 2x² + n(n-1) n-2 फैक्टोरियल 3 x³ एंड सो ऑन। लेकिन हमें इतने ज़्यादा टर्म नहीं लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो x है उसकी पावर 1 है, उसको हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे कांस्टेंट हो जाएगा, दूसरी बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस तरीके से फिर 0 ही आता रहेगा, चाहे हम 3 बार डिफ्रेंसिएशन करें x का, क्योंकि d का मतलब होता है आपको मालूम ही है d/dx होता है, यानी ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो एक पावर तक ही लिखना हमारा काफ़ी रहेगा। तो फार्मूला यहाँ पर n की जगह पर -1 है हमारा, तो फार्मूला क्या होता है 1 आता है, लिख दिया, प्लस n की वैल्यू -1 है, ये पावर में है, x मतलब ये d/2 है। बस ये 2 टर्म ही हमारे लिए काफ़ी हैं, प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है अगली बार d² मिलेगा, जो कि 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 बार में भी 0 हो जाएगा, आगे जो भी होंगे सब 0 हो जाएगा। x लास्ट में फंक्शन वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होना है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है 2 e⁻x और यहाँ पर 1/d है, और इस ऑपरेटर को जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो 1 और x का इंटू के x हो जाएगा, ये प्लस माइनस का इंटू माइनस हो जाएगा, और ये लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं इसको। और d का जो मतलब है वो आपको पता ही है, d ऑपरेट होना है x पे, d का मतलब dy/dx होता है, और जब x पे ऑपरेट होगा यानी dx का मतलब हुआ इतना, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, जो हम यहाँ पर अगले इस पेज पर अगले स्टेप में लिख देंगे। फिलहाल इस टर्म में प्लस का निशान लगा है, और आगे के टर्म सब 0 हो जाएंगे, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास बचा है 2 e⁻x और यहाँ पर 1/d, और थोड़ा सॉल्व कर लें, x - 1/2, और ये वैल्यू आ गई 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। अब 1/d का मतलब आपको पता ही होगा कि ये होता है इंटीग्रेट करना होता है, जो भी यहाँ पर फंक्शन होता है, या फंक्शन है x - 1/2, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है, वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में इसको
इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इसको मैं इंटीग्रेशन करना होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर ही चल रहा था। तो और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2e टू द पावर x, 2e टू द पावर x है। उसके बाद ये ब्रैकेट था और उसको इंटीग्रेट करना था, तो ये दो अलग अलग टर्म है, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इन्हें इंटीग्रेशन करना होगा हमें x का, फिर माइनस का टर्म है, दूसरा टर्म है जो कि 1/2 है, जिसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर 2e टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1 है, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो x की पावर 1 यहाँ पर 1 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी x²/2 हो जाएगी माइनस, और क्योंकि एक पावर है तो दो पावर हो जाएगी, जितनी पावर होती है उतनी अपान में आता है, 1/2 बाहर लीजिए और यहाँ पर सिर्फ 1 यहाँ मान सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। 1/2 यहाँ से बाहर ले लेंगे, 2e की पावर x इंटू 1/2 को बाहर ले लिया, ये x² बचा माइनस इसमें सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1/2 बाहर हो चुका था, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से वैल्यू आ गई की पावर x, x² - x, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आई। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं। द जनरल सॉल्यूशन इज़, तो ये होता है y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो फाइंड किया हमने, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया उनका सम होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था c1e टू द पावर -x प्लस का c2e टू द पावर x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आई है e टू द पावर x। अब ये सवाल उठता है जो भी हम लोगों ने सॉल्व किया है और जो हमको क्वेश्चन भेजा गया तो उसका आंसर डिफ़र क्यों कर रहा है। थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है क्योंकि हमें जो भेजा गया था, जिसका सॉल्यूशन भी भेज दिया गया था साथ में, तो उसमें ये दे रखा था, उसका मेथड थोड़ा अलग था लगाने का, और अलग अलग जो हम लोग मेथड से लगाते हैं तो देख रहे हैं उसमें ये आंसर दे रखा था, यानी कांस्टेंट को हम a से लिखे हैं, c से लिखे, वहाँ पर a से लिखा हुआ था, b से लिखा हुआ था, और फिर उसके बाद इतना हमारे पास लिखा हुआ था e की पावर x, x² - x प्लस का 1/2। तो देख रहे हैं कि ये वाला टर्म तो हमें यहाँ पर मिल रहा है और ये नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया कि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसका इसमें इंटू करेंगे तो जो हमारा ये c1e की पावर -x तो लिखा रहेगा, जो c2e टू द पावर x है उसके साथ में जब इसको लिखेंगे यानी 1/2 e टू द पावर x, बाकी तो हमारा यही रहेगा e की पावर x, और x² - 1 हमने इसका इंटू इसमें करके ये अलग करके दे दिया। अब e की पावर x यहाँ पर जब कांस्टेंट मतलब कॉमन ले लेंगे तो c2 प्लस का 1/2 आ जाएगा, e टू द पावर x इन्होंने से कॉमन ले लिया, e की पावर x। तो देखेंगे इसको, ये कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट जुड़ेगा, एक नया कांस्टेंट है, उसका नाम b अगर आप कह दें और इसका नाम a कह दें तो कांस्टेंट को किसी भी इसमें लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हमारे आंसर और जो बुक में दे रखा उसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं, तो किसी भी मेथड से इसको हम लगा सकते हैं। आंसर थोड़ा देखने में अलग हो सकता है लेकिन एक्चुअल में दोनों आंसर एक ही होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप उस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। उस मेथड में भी जो है हमारा इस मेथड को इंक्लूड कर सकते हैं, तो उस देखते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है तो उसको भी हम यहाँ पर बता दें। 13 मिनट का हो गया इसलिए काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, इसलिए हम अगर डिमांड करेंगे तो हम उस मेथड्स में ये जो हमारा शॉर्टकट वाला मेथड है इंक्लूड करके भी निकाल सकते हैं। मींस मेरा ये है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद जो लीनियर d+1 d+1 d-1 दो फैक्टर आ जाएंगे, उन पर भी उसके बाद ये फार्मूला के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हालांकि जो हमें भेजा गया था उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला लगा हुआ था, हालांकि वो फंडामेंटल फार्मूला है, वो भी ठीक है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।